अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं तलाल और आज हम शुरू करने लगे हैं सेकेंड ईयर मैथ्स चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री। चैप्टर बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नस्ट के NET 1 में मुझे याद है मेरा कोई 40% जो था ना पोर्शन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे और इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बहुत आसान। कभी कभी इसमें से थोड़े आ जाते हैं, कभी थोड़े ज़्यादा आ जाते हैं, लेकिन आते ज़रूर हैं, होता बहुत आसान है। अभी बस वो थोड़ा समझते हैं कि इसके क्या किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और क्या सीन है थोड़ा बहुत इसका। पहले नंबर पर हम अभी शुरू करने लगे हैं, तो इसमें हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम की। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की है। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है कि XY प्लेन की जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ये जो है सॉरी, इसके अंदर जब एक हॉरिजेंटल लाइन और एक जिसे हम X एक्सिस कहते हैं और एक वर्टिकल लाइन जिसे हम Y एक्सिस कहते हैं, ये जब एक दूसरे से ओरिजिन O पे मीट करती हैं और परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, तो हम इसे और इन अब यूँ इस तरह फिर 4 कोऑर्डिनेट्स बनते हैं। अब ये क्या है, ये प्लेन है या XY प्लेन भी इसे कहा जाता है, इसे कोऑर्डिनेट वो भी कहा जा सकता है प्लेन वगैरह। अब इसमें जो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड, ये है थर्ड क्वाड्रेंट और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके अंदर फर्स्ट में x भी पॉजिटिव है, x भी ग्रेटर देन 0, y भी ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसमें x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0 और थर्ड में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव और फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। इस तरह हम इस कोऑर्डिनेट जो ये पूरा प्लेन है इसको हम 4 क्वाड्रेंट्स में इस तरह डिवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारे पास फिर अब आती हैं कुछ टर्म्स जो इससे रिलेटेड हैं, यानी कोऑर्डिनेट प्लेन से या ग्राफ से रिलेटेड है, तो हम उसको फिर देखते हैं। इनमें देखो पहले नंबर पर क्या आता है। पहले नंबर पर आपके पास आता है एब्सिस्सा। ये देखें जी एब्सिस्सा। अब एब्सिस्सा आप लोगों ने पहले शायद पढ़ा होगा, नाम सुन रखा होगा कहीं ना कहीं। एब्सिस्सा होता है, यहाँ पर हम एक एक्स्ट्रा बना लेते हैं इसे या इसी को चेंज कर लेते हैं। एब्सिस्सा असल में होता क्या है, यहाँ पर ये चीज़ें मैं इरेज करने लगूँ ताकि हम वो समझ सकें। अब एब्सिस्सा होता है किसी भी पॉइंट का, कोई भी पॉइंट है, मिसाल के तौर पर ये पॉइंट लिया है मैंने। अब इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है Y एक्सिस से, अच्छा आप लोगों ने ये सुन रखा है ना X और Y, इस तरह हम लिखते हैं, किसी भी पॉइंट को डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को ये पता है ये वाला हिस्सा होता है एब्सिस्सा जो X कोऑर्डिनेट होता है और Y जो कोऑर्डिनेट होता है ये होता है ऑर्डिनेट, ठीक है ना। अब असल में जो ये x है ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस। असल में ये देखो, अगर यहाँ पर ये है ना x, तो असल में ये है क्या, ये है इतना x, ये सारा x है तो x की लेंथ यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये जो है x ये है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से जो पॉइंट का डिस्टेंस है सॉरी, y एक्सिस से जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो है एब्सिस्सा, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। अब अगला आता है ऑर्डिनेट, जिसका भी मैंने ऊपर नाम भी लिखा है। अब इस ऑर्डिनेट में x एक्सिस से जो डिस्टेंस है किसी भी चीज़ का, ये देखें ये, अब ये x एक्सिस से पॉइंट का डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। इसे हम
अब इसी को हम एक और लिख सकते हैं, एक और चीज़ होती है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स नाम इसलिए क्योंकि इसका नाम कार्टेशियन प्लेन भी है ना। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उस पॉइंट P पे, जो भी पॉइंट P है उसके ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट को इन पैरेंथेसिस में क्लोज करके लिख देना ऐसे, तो इससे हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट P। सही है। इसके अलावा आप कुछ आने लगे हैं फॉर्मूला वगैरह, देखें कि इसके अंदर ये चीज़ इरेज करते हैं, लेकिन ग्राफ का ये बना लेते हैं दोबारा, क्योंकि इस चैप्टर में ग्राफ से ही सारा रिलेटेड ज़्यादातर चीज़ें हैं। ये देखें ऐसे और ये ऐसे। अब इसमें ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब कुछ टर्म्स वगैरह की बात करते हैं। पहले डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला मैंने आप लोगों को कल वेक्टर्स में भी पढ़ाया था। डिस्टेंस फार्मूला देखें क्या होता है। डिस्टेंस फार्मूला वो होता है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। अब देखिए, अगर दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, एक पॉइंट है ये, मिसाल के तौर पर ये है Q और ये एक पॉइंट है कोई भी P, या आप कहीं और भी ले सकते हैं। तो इन दो के अगर Q है x2 और y2 पे और P है x1 और y1 पर, तो इन दो के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो निकलेगा इस फॉर्मूला से। P Q के दरमियान का जो डिस्टेंस है, इसे यूँ मॉड में भी लिखा जाता है। अब देखें, ये तो हमने कल भी बात की थी। इसी के साथ हमने बात की थी डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अब देखें कि मैंने कल भी ये बताया था, जिस बच्चे ने कल अगर क्लास ली थी, ये देखें, ये है ओरिजिन हमारे पास, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। जब हमने Q से ओरिजिन का डिस्टेंस लेना है, P छोड़ दें, P को इग्नोर कर दें, सॉरी, Q से ओरिजिन का डिस्टेंस लेना है तो आप फार्मूला यही लगाएं, लेकिन इसमें x1 की जगह 0 आ जाएगा और y1 की जगह भी 0 आ जाएगा, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स 0 है। जब ये 0 आ जाएगा तो यही फार्मूला क्या चीज़ बनता है, ये बन जाता है x स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड, जो आप लोगों ने मॉड के तौर पर भी सुना हुआ है, नाम रखा है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, OQ भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। असल में ये जो है मॉड का फार्मूला, ये इसी से बनता है जब हम इस x1 और इस y1 की जगह ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स डाल देते हैं। तो चूंकि वो 0 0 है तो वो सिर्फ x स्क्वेयर्ड और सिर्फ y स्क्वेयर्ड बच जाता है। अब ये तो हमारे पास आ गया डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। इसी के साथ अब आता है सेंट्रॉइड, ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब देखें, ये भी कल आप लोगों को फॉर्मूला लिखवा दिया था सेंट्रॉइड का, कि अगर आपके पास A, B और C ये क्या है, वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल है, तो और A, B, C जो है वो x1 y1 ये है x1 y1, ये है x2, इसको इधर लिख लेते हैं x2 y2, और ये है x3 y3। ये वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हैं। तो सेंट्रॉइड किस तरह आप निकालेंगे, सेंट्रॉइड आपके पास किस तरह आएगा, आप लिखेंगे
x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 y कोऑर्डिनेट के लिए y बस ऐड करेंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये आपके पास सेंट्रॉइड का आ गया। अब एक और बात ये मैंने आप लोगों को कल भी बताई थी, सेंट्रॉइड होता है आपके पास क्या चीज़ होती है सेंट्रॉइड, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी किसकी, ऑफ मीडियंस। किसी भी ट्राइंगल के जब मीडियंस एक पॉइंट पर जाकर मिलते हैं उस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रॉइड। अब इसमें एक और आएगा इन सेंटर। असल में हमने इस तरह के जो है ना पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी वाले या इस तरह जो पॉइंट्स हैं स्पेशल जैसा सेंट्रॉइड, 5 टोटल पढ़ने पूरे इसमें जो फर्स्ट सेकंड ईयर में। सेंट्रॉइड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर और एक है ई सेंटर। ये जो 4 हैं सेंट्रॉइड, इन सेंटर, उसके बाद ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर, ये चारों इस चैप्टर के अंदर आएंगे। सिर्फ ई सेंटर जो है वो उसके अंदर है, ट्रिग्नोमेट्री वाले के अंदर, वो इस चैप्टर के अंदर नहीं है। अब इन सेंटर क्या होता है, अब इसी के साथ आप लोग देखें कि ट्रायंगल है उसके भी 3 वर्टिसेस हैं, वही ए बी सी, ठीक है। अब आपने उस और लेकिन एक तो वर्टिसेस हैं ए बी सी जिनके कोऑर्डिनेट्स हैं ये, लेकिन साइड्स की जो लेंथ है वो है ए बी और सी, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। ये तो पता है ना कि ए वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल ए होती है, बी वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल बी और सी वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल सी होती है। अब ये तो हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ साइड, तो हमने इन सेंटर कैसे निकालना है। इन सेंटर हमारे पास आएगा AX1 प्लस सॉरी AX1 प्लस BX1 प्लस CX1 डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C। इसी के साथ AY1 प्लस अच्छा हम लोग लिख रहे थे जी यहाँ पर इन सेंटर का फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय A प्लस B प्लस C। अब देखो ये तो है इन सेंटर का फॉर्मूला। अब इन सेंटर जो है ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी भी होगा, ये भी किसी चीज़ का, लेकिन ये किस चीज़ का होगा, ये होगा एंगल बाइसेक्टर्स का, कॉन्करेंसी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। देखो अब ये तो हमने देख लिया सेंट्रॉइड और इन सेंटर। अच्छा एक बात और बताऊं, हम इसके अलावा और देखेंगे सरकम सेंटर और वो जो ऑर्थो सेंटर है, लेकिन वो कभी कभार ट्रायंगल के बाहर हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रॉइड है और इन सेंटर है ये कभी भी ट्रायंगल से बाहर नहीं बन सकते। अगर आपके ट्रायंगल से बाहर बन रहे हैं सेंट्रॉइड और इन सेंटर, इसका मतलब है आपने कोई गलती की है, ये कभी भी ये ट्रायंगल से बाहर नहीं हो सकते। इसके बाद हमारे पास है रेशो फार्मूला, लिखता हूँ, बल्कि रेशो फार्मूला दोबारा टाइम नहीं ज़ाया करते, कल मैंने वेक्टर्स में वो सेम पढ़ाया था, सेम टू सेम वही है, K1x2 माइनस K2x1 डिवाइडेड बाय वो जो K1 प्लस K2, अगर माइनस में है तो K1 माइनस K2 एक्सटर्नली के लिए, अगर वो इंटरनली है तो ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस, उसमें टाइम नहीं ज़ाया करते। इसमें मिड पॉइंट की मैं बात करता हूँ। मिड पॉइंट हमें ये तो पता है ना, किसी भी चीज़ का मिड पॉइंट हम जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं, अगर देखो एक पॉइंट है P x1 और y1 और एक पॉइंट है Q x2 और y2, सही है। अब हमें ये पता है कि अगर यहाँ पर ये PQ लाइन है, ये जो इसका मिड पॉइंट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ये तो हमें मालूम है कि ऐसे आता है, लेकिन ये
ये चीज़ कैसे आती है? ये चीज़ आती है रेशो फार्मूला से। असल में जो K1x2 प्लस K2x1 वाला जो फार्मूला है डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 और साथ K1y2 प्लस K2y1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2, ये जो रेशो फार्मूला है इंटरनली डिवीजन का, इसमें जब K1 रेशो K2 ये आती है 1:1, तो वो पॉइंट असल में ये होता क्या है, ये देखो ये लाइन सेगमेंट है ना। अब अगर ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट R है जो डिवाइड कर रहा है, ये P है, ये Q है। अब ये पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है। अगर ये पॉइंट इसको इस तरह डिवाइड करे कि इसकी और इसकी रेशो PR और RQ की रेशो 1:1 आ जाए, तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, तो ये x1 प्लस x2 बचेगा जो ऊपर है, नीचे यहाँ पर 1 प्लस 1 2, इसी तरह यहाँ पर भी 1 प्लस 1 और इधर भी 1 प्लस 1। अब इस तरह ये आपके पास आ जाता है कि जब रेशो 1:1 होती है तो ये जो फॉर्मूला है ये बन जाता है मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट का। इस तरह आपके पास मिड पॉइंट निकलता है। इसके अलावा हमारे पास अब जो आ रहा है उसमें एक आध थ्योरम है। थ्योरम मतलब स्टेटमेंट्स हैं, आपने वो बस याद रखनी है स्टेटमेंट, उनसे इस तरह कुछ नहीं। असल आया तो सीधी पूरी स्टेटमेंट ही वहाँ पर लिखी आएगी पेपर में, वैसे उस तरह कुछ नहीं, आपने ये नहीं बहुत डेप्थ में उसको जाने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ उस स्टेटमेंट को याद कर लेना है। अब ये पहली है कि जो आपका सेंट्रॉइड है ना, हमने क्या बात की थी, अब मिसाल के ये ट्रायंगल है ना, अब अगर इस पॉइंट पर ना ऐसे जाके वो करते हैं, ऐसे मिसाल के तौर पर मैंने रैंडम बनाया है, ठीक है, फिक्स नहीं बनाया, कोई अंदाज़े से ही बनाया। अब इसके अंदर ये जो पॉइंट है ना, अगर ये मीडियंस है ना, ये सारे ये जो पॉइंट है ये सेंट्रॉइड है। ये तो अभी हमने पढ़ा ना सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियंस का वो कॉन्करेंसी का पॉइंट। अब ये जो सेंट्रॉइड है ये हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा, यानी अगर ये लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ 2 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह ये 1 है तो ये 2, ये 1 है तो ये 2, हर किसी को ये 1:2 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड क्या करेगा, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियंस इन 2:1 लिखेंगे हम इसे, 2:1, सही है। अब और हर मीडियन, ऐसा नहीं है एक मीडियन 2:1, जितने भी मीडियंस होंगे वो सारे के सारे 2:1 में आएंगे। दूसरी बात कि मीडियंस कॉन्करेंट होते हैं, ये तो हमें पता है, अभी बात की है। और तीसरा जो है, जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं वो भी कॉन्करेंट होते हैं। जाहिर सी बात है, कॉन्करेंट होंगे तो उनके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकलते हैं ना, तो वो हमेशा कॉन्करेंट होते हैं। और एक है कि चौथा वो जो है ना रेशो फार्मूला, वो हर क्वाड्रेंट के लिए एप्लीकेबल है। ये सीधी सीधी बातें, आप लोगों को ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आप लोगों को पता भी होंगी पहले। और एक बात इसमें जो है एक्स्ट्रा कि जो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, ये बस आपने लाइन याद कर लेनी है, इसमें असल में इसकी डेप्थ में इनमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है कि ऑपोजिट साइड को डिवाइड्स ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड को एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, डिवाइड करता है। किस रेशो में, इन द सेम रेशो एज अदर टू साइड्स हैव। असल में बात क्या है कि वो कहता है कि जो आपके पास एंगल बाइसेक्टर है ना, जो एक लाइन है, ये जो अगर ये लाइन अब यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, यानी एक एंगल था उसको इसने इक्वली डिवाइड किया। अब ये जो एंगल बाइसेक्टर लाइन है, ये इस लाइन को अगर किसी भी उस रेशो में डिवाइड करती है, मिसाल के तौर पर हम अपनी तरफ से ले रहे हैं 1 और ये 3 ले रहे हैं, तो ये वाला जो एंगल बाइसेक्टर होगा ये इसको भी इस तरह फिर डिवाइड करेगा और ये वाला इसको भी इसी तरह फिर डिवाइड करेगा।
ये बात याद रखने वाली है कि एंगल बाइसेक्टर ऑपोजिट साइड को उसी रेशो में डिवाइड करते हैं जिस तरह बाकी दो साइड दूसरे एंगल बाइसेक्टर से डिवाइड हुई हुई हैं। ये बातें थी कुछ। अब इसमें आपके पास आएगा, आपके पास आता है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और रोटेशन ऑफ एक्सिस, और ये सेम टू सेम कॉनिक्स के अंदर जो यहाँ पर है वैसा ही कॉनिक्स में है। आप लोगों को अभी ये बताते हैं। एक आता है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, और एक आपके पास आएगा रोटेशन ऑफ एक्सिस। अब देखो, कोई भी हमारे पास मिसाल के तौर पर ये देखें, ऐसे कोई एक पॉइंट था यहाँ पर, ठीक है। अगर एक इधर पॉइंट था हमारे पास P, वो ओरिजिन जब था ना, ओरिजिन से वो कितना बनता है, स्मॉल x और स्मॉल y, ये मैंने वैसे बताया। अब हमने, अगर हम इस पॉइंट के लिए ओरिजिन को शिफ्ट करें, ओरिजिन को शिफ्ट करें, पहले ओरिजिन क्या था, O00, अब हम इसको किसी और पॉइंट पर शिफ्ट कर दें, जो मिसाल का हम कुछ भी उस पॉइंट का नाम रख सकते हैं। हम वहाँ पर रख लेते हैं नाम उसका x रख लेते हैं, x छोड़ो, बल्कि हम रख लेते हैं K पॉइंट है, कोई भी अपनी तरफ से रखा है हमने नाम, ठीक है। इसमें अगर H और K है, यहाँ पर मिसाल के तौर पर इसी को मैं यहाँ से, ओरिजिन है ना, ये चीज़ है यहाँ पर था, हम यहाँ से उठाकर मिसाल के तौर पर ये वो पॉइंट है जहाँ पर ये जो है, ये पॉइंट, ये है K, ठीक है। अब हमने ओरिजिन इसका, जो पहले यहाँ ओरिजिन था अब यहाँ ओरिजिन लिए, तो यहाँ से अब लाइन से ऐसे ये पॉइंट बनेगा। अब ये पॉइंट P इधर आ चुका है, सही है। अब मैं इसको ये चीज़ें इरेज करता हूँ तो मैं बता दूँ। देखें, पहले हमने ओरिजिन शुरू में क्या लिया था, ओरिजिन 00, बाद में हमने K रखा तो वो था H और K, सही है। अब देखें, ये अब जो आएगा ना, ये पॉइंट, ये आ जाएंगे कैपिटल X और कैपिटल Y। अब असल में ये आएंगे कैसे, स्मॉल x होगा कैपिटल X प्लस H और स्मॉल y होगा कैपिटल Y प्लस K। ये आएगा कैसे, इसे अगर आपने सही आसानी से ये समझ लेना ना, तो सीधी देखें, यहाँ पर हम इसको फिर इरेज करते हैं। आप समझें कि हमने इस पॉइंट पर, यहाँ पर हमने K लिया, अब हमने क्या किया, ओरिजिन यहाँ से शिफ्ट किया यहाँ पर, और ये जो पॉइंट है ये H और K का पॉइंट है, ठीक है K। अब इसमें जो है ऐसे ही जाएगा आगे। अब देखो कि ये अगर इतना ही हो, यहाँ इधर K से P तक, अब इसमें ये टोटल जो था ना, देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा था स्मॉल x। अब इतना जो हिस्सा है ये छोटा है इससे, स्मॉल x से, और स्मॉल x से ये देखो ये कितना छोटा है, h छोटा है। ये आप लोगों को मैंने पहले बताया, ये h है ना, क्योंकि इस पॉइंट का यहाँ से h और k है, तो ये h है। तो ये कैपिटल X कितना आता है, फिर कैपिटल X यहाँ से आता है ना, x माइनस h। तो वही तो बात यहाँ पर लिखी है कि बस आपने उसको ऐड उधर करवा दिया है, क्या उसको h को, ये देखो। अब इसी तरह आपने जो कैपिटल Y करना है, अब ये पूरा जो है ये स्मॉल y था, इतना सा जो है ये जो हिस्सा है ये K हिस्सा है, ये जो H और K का मैंने लिया था, और ये फिर क्या आएगा, कैपिटल Y। अब कैपिटल Y, और जब आप इतने हिस्से को और इतने स्मॉल K को ऐड करते हो तो आपके पास स्मॉल y आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वही तो बात यहाँ पर लिखी थी। तो इस तरह असल में ये आपके पास आता है कि ये आया कैसे। सेम टू सेम यही चीज़ कॉनिक्स के अंदर भी है, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस के नाम से,
कि और ये इसका कॉनिक्स में भी इसका क्वेश्चन आता है, मेरे पास आया भी था NET 3 में कि आप उसने बस मुझे कहा था कि ये जो है ना इसका हमने ओरिजिन शिफ्ट कर दी है, तो आप बताओ अगर H और K पे ही है तो आप बताओ इसकी इस इक्वेशन एक दी थी, उसने कहा था इसकी नई इक्वेशन क्या होगी। तो आपने बस उसके पॉइंट्स में ना स्मॉल x की जगह ये डालना होता है, स्मॉल y की जगह ये, और फिर बस उसके अंदर जब आप उसको इंसर्ट करते हैं इन पॉइंट्स को तो बस उसको सॉल्व करना होता है, होता कुछ भी नहीं, आसान है। सॉरी। इस तरह अब ये हमारे पास ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। अब एक बात याद रखनी है, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में ओरिजिन शिफ्ट होता है, ओरिजिन शिफ्ट्स, ठीक है, लेकिन जो इसके वो है ना, ये जो देखो कंपोनेंट्स वाले जो हैं इसके वो पैरेलल ही रहते हैं, यानी इसका ये जो है ये x वाला ये इसके पैरेलल है, ये y वाला उसके पैरेलल है, सिर्फ ओरिजिन चेंज होता है, जो इसके एक्सिस हैं वो पैरेलल रहते हैं, एक्सिस रिमेन पैरेलल, स्मॉल e वाला है, एक्सिस रिमेन पैरेलल। अब इसी के बजाय रोटेशन ऑफ एक्सिस है, रोटेशन ऑफ एक्सिस में बस आपने इसको ऐसे रोटेट करना होता है, ठीक है। जब आप उसको रोटेट करते हैं किसी एंगल थीटा से, ग्राफ अलहदा से नहीं बनाते, यहीं पे देख लें, अगर देखो ना ये पॉइंट है आपके पास ऐसे P जो पहले मैंने बनाया था, हमने इसको ऐसे रोटेट कर दिया। जब हमने इसको किसी एंगल थीटा से रोटेट किया तो आपके पास इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ना ये चेंज हो जाएंगे। असल में ये आएंगे कैसे, कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x कॉस थीटा, ये स्मॉल x कॉस थीटा और प्लस स्मॉल y साइन थीटा, ये आपके पास कैपिटल X, और कैपिटल Y आपके पास फिर क्या आएगा, ये आपके पास आता है y कॉस थीटा माइनस x साइन थीटा। अब ये तो है रटा मारना पड़ेगा आपको, असल में ये तो आप लोगों ने रटा मारा होगा, पहले भी पढ़ा हुआ है हमने, हमारे सेकेंड ईयर में भी था, कॉनिक्स में असल में था, कॉनिक्स में, लेकिन वो आपको ये जो है ना ये स्मॉल x को कैपिटल X की फॉर्म में लिख के देता है। यहाँ पर हमने कैपिटल X को स्मॉल x और स्मॉल y की फॉर्म में लिखा है, कॉनिक्स में वो स्मॉल x को कैपिटल X और कैपिटल Y की फॉर्म में लिखता है, तो वो थोड़ा चेंज हो जाता है। अब कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम करेंगे क्या, इसको मैं ये थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ, 7 लिख देता हूँ, फिर नीचे एक टेबल मैं बनवाऊँगा, टेबल आप लोगों ने याद वो रख लेना है, तो टेबल आप लोगों को वो बहुत ज़्यादा मदद देगा, माइनस x साइन थीटा, ठीक है। अब ये टेबल बनता कैसे है, ध्यान करने, यहाँ पर कैपिटल X और कैपिटल Y लो राइट, ये इधर लेफ्ट साइड पे वर्टिकली, ठीक है, कैपिटल X और कैपिटल Y, स्मॉल x और स्मॉल y लेंगे इधर टॉप पे, ये भी ठीक है। अब लिखना किस तरह है, ये है कॉस थीटा, ये है साइन थीटा, और ये है माइनस साइन थीटा, इधर लिखना है, और इधर लिखना है कॉस थीटा। बस ये चीज़ याद रखनी है, उस सारे को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये चीज़ याद रखो। अब आपने इसमें से ये देखें, अब आपने इसके अंदर जब निकालना है ना कैपिटल X, कैपिटल X के सामने देखो क्या चीज़ है, कैपिटल X के सामने ये है कॉस थीटा, कॉस थीटा के साथ क्या चीज़ आ रही है, x, मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्या आएगा, x कॉस थीटा। अब देखो इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो ये इधर भी प्लस आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे y साइन थीटा। देखो यही चीज़ बनी कि नहीं बनी। अब इसी तरह अगर आपने कैपिटल Y निकालना है तो इसके सामने x के साथ क्या चीज़ आ रही है, माइनस साइन थीटा, तो ये आएगा माइनस x साइन थीटा। अब इसके साथ भी प्लस है, इसके साथ भी प्लस है, तो यहाँ पर प्लस आएगा, और ये क्या आएगा, y कॉस थीटा, ये कैपिटल Y के इक्वल है। तो असल में बात यही लिखी है, y कॉस थीटा माइनस x साइन थीटा। इस तरह आपने याद करना है। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि हम स्मॉल x या स्मॉल y की वैल्यू निकालें, तो मैं इसको इरेज करता हूँ, यहाँ पर इस चीज़ को इरेज करता हूँ और इधर लिख देता हूँ, ताकि आप लोगों को वो पता चल जाए कि उसकी वैल्यू भी किस तरह निकालनी। अब स्मॉल x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से,
स्मॉल एक्स के सामने क्या आ रहा है, कैपिटल एक्स, और उसके साथ क्या है, कॉस थीटा, तो ये आएगा कैपिटल एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस, और प्लस नहीं है यहाँ माइनस है, माइनस और वाई, माइनस वाई साइन थीटा। अब आप जब कॉनिक्स वाला चैप्टर खोलेंगे, अगर उसमें जो आपने पढ़ा हुआ है तो देखेंगे ये और वो वाला सेम है। तो अब इसमें और इसमें डिफरेंस आया है, क्यों? क्योंकि ये स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की फॉर्म में किया है, और यहाँ पर कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की फॉर्म में किया है। इसी तरह आप यहाँ से कैपिटल स्मॉल वाई भी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आपको जिस तरह का भी चाहिए। तो इसलिए बस ये टेबल याद रखना ज़रूरी है। टेबल अगर आपको बनाना आ जाएगा, ना इसमें मसला होगा ना इसमें मसला होगा। और जो दूसरा है उसमें तो बस आपने कैपिटल एक्स प्लस एच करना है और कैपिटल वाई प्लस के करना है, उसमें ऐसी कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। सॉरी। अच्छा जी, ये तो हमारे पास हो गया। हमारे पास आता है कि ट्रांसलेशन और रोटेशन ऑफ एक्सिस आ गया। अब आती हैं लाइन से रिलेटेड कोई टर्म्स हैं, उसके बाद फिर आपके पास लाइन की इक्वेशंस आएंगी डिफरेंट। आप देखो जी, इसके अंदर आपके पास पहले नंबर पर क्या चीज़ आएगी, देखो पहले नंबर पर इसके अंदर एक चीज़ है और वो है इंक्लिनेशन। क्या होता है, यहाँ पर हम पहले एक दफ़ा ग्राफ सा बना लेते हैं ताकि उससे समझ आती जाए साथ साथ। देखो ये है, कोई भी लाइन जा रही है इधर को, ठीक है ना। अब इधर है आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये तो आप लोगों को पता है, और इधर वाई एक्सिस है, बस ठीक। अब पहली बात कर रहे हैं हम इंक्लिनेशन की। इंक्लिनेशन वैसे का मतलब होता है जो चढ़ाई की तरफ को होता है, थोड़ा सा ऊपर को चढ़ा हुआ होता है। अब असल में मैथ्स में यहाँ पर इंक्लिनेशन क्या है, कोई भी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में एंगल बना रही है, यहाँ पर हम अल्फा लिख देते हैं, अल्फा। तो इस एंगल अल्फा को हम क्या कहेंगे, इंक्लिनेशन। ये जो है अल्फा, ये क्या है, इंक्लिनेशन। अल्फा क्या है, लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रही है, वो है इंक्लिनेशन। ये तो समझ लग गई। अब इसके बाद आपके पास आता है जो इंक्लिनेशन, अच्छा कुछ स्टैंडर्ड इंक्लिनेशन, यानी अब एक्स एक्सिस की इंक्लिनेशन क्या होगी। आप देखो एक्स एक्सिस ऐसे ही लाइन बनेगी तो उसका तो वो तो बिल्कुल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगी। थीटा क्या हो जाएगा, 0, अल्फा 0 हो जाएगा, किसके लिए, एक्स एक्सिस के लिए, ये इसके लिए। इसी तरह वाई एक्सिस के लिए देखो, इसमें और इसमें 90 का वो है एंगल, तो ये क्या आ जाएगा, अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये वाई एक्सिस के लिए। ये कुछ वैसे इंक्लिनेशन है, वैसे आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आती है स्लोप ऑफ लाइन। अब इसी लाइन की स्लोप कैसे निकलती है, ये जो इंक्लिनेशन होती है ना, इसका जब आप टेंजेंट लेते हैं, टेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है यहाँ पर, तो ये स्लोप है। अब देखो स्लोप का एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। ये इस लाइन की स्लोप अल्फा है, तो सॉरी इंक्लिनेशन अल्फा है, तो इसकी स्लोप होगी टेंजेंट ऑफ अल्फा, क्योंकि स्लोप क्या होती है, किसी भी इंक्लिनेशन का टेंजेंट। अब आप एक्स एक्सिस की फिर स्लोप क्या आएगी, tan 0 0, और वाई एक्सिस की स्लोप क्या आएगी, tan 90 इनफाइनाइट। इस तरह आपके पास इसकी वाई एक्सिस की स्लोप इन्फिनिट आती है और एक्स एक्सिस की स्लोप आपके पास वो आती है 0 डिग्री। उसके अलावा आपके पास आती हैं थ्योरम्स रिलेटेड टू जी इंक्लिनेशन या लाइंस का, वो तो आप लोगों ने सीधी बातें, थ्योरम श्योरम कोई नहीं। असल में क्या है कि अगर दो लाइंस की स्लोप m, अगर लाइन है ना L1 और इसकी स्लोप है M1, लाइन L2 है, इसकी स्लोप है M2, अगर स्लोप्स इक्वल हो जाएं तो लाइन पैरेलल हो जाती हैं, लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, ये तो हमें पता है। अगर स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए, -1, तो लाइन क्या हो जाती हैं, परपेंडिकुलर, ये तो हमें पता चल गया। अगर देखो इसी के साथ आपके पास है कि स्लोप किसी लाइन ए बी की वो इक्वल आ गई है स्लोप ऑफ लाइन बी सी,
यानी ए से बी एक लाइन थी, यहाँ से ए से बी, उसकी जो भी स्लोप थी m, और बी से सी फिर एक लाइन थी, उसकी स्लोप थी m। अगर इन दोनों की स्लोप्स इक्वल हो जाए तो इस बात का मतलब है ए बी सी को लीनियर है। क्या ए बी सी आर कोलिनियर का मतलब क्या होता है? कल भी बताया था, जो एक ही लाइन पर लाई करें, यानी ए बी सी एक ही लाइन पर मौजूद है। इसके साथ तो ये तो समझ आ गई हमें। अब हम बात करने लगे हैं इक्वेशंस की। जो लाइन की इक्वेशंस है, लाइन की काफ़ी सारी इक्वेशन, एक ही लाइन को हम डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं, इसको भी हम यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं पहले। एक ग्राफ ये बनाया, देखो ऐसे। अब अगर एक लाइन जा रही है ना ऐसे, और एक लाइन है ऐसे, इनकी हम बात करेंगे। चलो अब देखो, अब हमने बात क्या करनी है? पहले तो आपको इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस आनी चाहिए। एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? या आप लोगों ने 1000 दफ़ा पढ़ रखी है, y इज इक्वल टू 0। क्यों? इसे हम क्या लिख सकते हैं? y इक्वल्स टू 0। किस वजह से? कि इस पूरे एक्स एक्सिस पे y की जो वैल्यू होती है वो होती है 0। तो इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, y एक्सिस की वैल्यू क्या होती है? वो होती है x इक्वल्स टू 0। ये भी आप लोगों को पता ही है। इसके बाद अब अगर एक लाइन हो जो कि हो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी अगर ऐसी लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इस लाइन को हम क्या कहेंगे? अगर ये पॉइंट हम कहते हैं के पॉइंट है, कोई भी अपनी मर्जी से, मैंने कहा पॉइंट के है, तो इस लाइन को हम कहेंगे y इक्वल्स टू के। 0 था, लेकिन यहाँ पर y एक k है, पूरी लाइन पर y की वैल्यू k है, तो हम कहेंगे y इक्वल्स टू के। इसी तरह अगर लाइन हो पैरेलल टू y एक्सिस, ये जो भी है, अब ये यहाँ पर मैंने इसको नेगेटिव उसकी तरफ बना दिया है, पॉजिटिव की तरफ बनाते हैं। यहाँ देखो ये, अब ये लाइन क्या है? पैरेलल टू y एक्सिस। अब अगर यहाँ पर x की वैल्यू है h, हमने अपनी तरफ से ली, तो इसे हम क्या कहेंगे? x इक्वल्स टू h। क्या चीज़? अब 4 इक्वेशंस देखें, गौर से सुनो। लाइन एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू 0, क्योंकि y की वैल्यू पूरे पे 0 है। अब y एक्सिस की वैल्यू क्या है? x इक्वल्स टू 0। किस वजह से? पूरे एक्सिस पे y की वैल्यू क्या है? 0। x की वैल्यू क्या है? 0। अब जो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है वो कौन सी है? ये। अब इस लाइन पर y की एक फिक्स्ड वैल्यू है k। यहाँ ये देखो सारी पे k की वैल्यू आ रही है, x चेंज हो रहा है लेकिन y की वैल्यू फिक्स्ड है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? y इक्वल्स टू k। इसी के साथ जो ये लाइन है, अब इसमें देखो h है, अगर यहाँ पर x की वैल्यू h है, तो देखो इस पूरी लाइन पर x की वैल्यू फिक्स्ड है, y लेकिन चेंज हो रहा है। x की यही वैल्यू है, y की चेंज हो रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे? x इक्वल्स टू h। तो ये क्या? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x इक्वल्स टू h, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल्स टू k। ये तो समझ आ गई ना। अब आपके पास कुछ चीज़ें आती हैं। पहले नंबर पर आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नाम से आपने इनकी इक्वेशंस याद रखनी है, नाम से। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आएगी पहले। अब देखो स्लोप इंटरसेप्ट, अब इसमें नाम गौर करो, एक है स्लोप यानी m, और इंटरसेप्ट हम c का यहाँ पर लिखते हैं। यानी अगर आपके पास कोई भी लाइन है उसका, ये सॉरी, ये मैंने गलती से बनाया है, ये मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने असल में इसके लिए बनाई थी। देखो इसकी बजाय यहाँ पर ऐसे मैं लिखता हूँ, यूँ एक लाइन जा रही है। अब देखो ये, अब ये जो लाइन है इसमें इसकी लाइन की इक्वेशन आएगी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब इसमें आएगी कैसे? ये तो आप लोगों ने फॉर्म तो याद रखी होगी। इसमें m जो है, m है स्लोप, जो कि इस लाइन की स्लोप है m।
अब इस लाइन का y, अब c जो है ना, c है y इंटरसेप्ट, ये बात याद रखनी है, y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है। पेपर में वो कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करते हैं, x इंटरसेप्ट दे देता है और लाइन इक्वेशन पूछ लेता है। बच्चे साथ क्या करते हैं जी, बच्चे x इंटरसेप्ट डाल देते हैं। ओ भाई अल्लाह का वास्ता है x इंटरसेप्ट नहीं डालना, y इंटरसेप्ट डालना है, वरना गलत हो जाएगा। y इंटरसेप्ट कौन सा होता है, वो पॉइंट जिस पर लाइन y एक्सिस को कट कर रही है। अब ये पॉइंट जो है ना, ये है y इंटरसेप्ट। अब ये y इंटरसेप्ट है, इसे हमने यहाँ पर c लिखा है, तो इसका मतलब है इसकी वैल्यू इधर c है, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c है। अगर अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से कि इक्वेशन में लिखूँ y इज इक्वल टू mx प्लस c नहीं है, बस y इज इक्वल टू mx, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि c की वैल्यू 0 है। अगर c की वैल्यू 0 है तो लाइन उस पॉइंट से गुजर रही है जहाँ पर y की वैल्यू 0 है, तो वो कौन सी होती है, लाइन ओरिजिन से जा रही होती है। इसका मतलब है लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन पर ही y इंटरसेप्ट 0 है ना, और तो कहीं पर भी y इंटरसेप्ट 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये तो आप लोगों को अब समझ आ गई होगी। इसके अलावा आपके पास अब आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब इसमें भी नाम से याद रखना है, एक क्या चीज़ है, पॉइंट होगा और एक होगी स्लोप, यानी आपके पास दो चीज़ें होंगी, पॉइंट होगा x1 और y1 और साथ आपके पास स्लोप होगी। अब कौन सी ऐसी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन की टाइप है, वो है y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। अब ये तो आप लोगों ने फॉर्म पढ़ी है, याद कैसे रखना है, इसमें देखो पॉइंट आ रहा है, x1 y1 डालेंगे और साथ स्लोप, तो ये आपके पास पॉइंट स्लोप फॉर्म है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है ना। इसके अलावा फिर आपके पास आती है और एक है आपके पास, इसमें 2 पॉइंट फॉर्म भी एक आती है, वो इसको मैं यहाँ पर ये इरेज करता हूँ, 2 पॉइंट फॉर्म है। अब नाम से इसमें भी देखो 2 पॉइंट लिखा हुआ है, क्या चीज़ है, 2 पॉइंट फॉर्म, यानी इसके अंदर हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे, नाम से याद रखनी चीज़ें, 2 पॉइंट्स होंगे। तो 2 पॉइंट्स वाली कौन सी है, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। असल में ये आती उससे ही है जो आपने अभी पीछे लिखी है ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। असल में होता क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने पढ़ी है ना, m इंटू एक्स माइनस x1, ये तो आप लोगों ने पढ़ा है। m किस तरह निकलता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इससे हम ये लिख सकते हैं, बस m की वैल्यू डाली। अब देखो y माइनस y1 में ये जो y2 माइनस y1 है इधर ले आओ, तो क्या आएगा y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, और ये क्या आएगा x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब देखो यही तो बात मैंने यहाँ पर लिखी थी, तो असल में ये आती इस तरह, ये बस बताना था, इसको ज़रूरत नहीं है पूरी ड्राइव करने की, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरह लिखी जाती है। और अगर भूल जाओ तो इसलिए बताया कि भूल जाओ तो आप उधर निकाल सको। और इसको एक और, ये एक है जिसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो है डिटर्मिनेंट फॉर्म, x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल्स टू 0। अब आपने ये तो पॉइंट होंगे, 1 की तो वैल्यू फिक्स्ड है, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू आपके पास है। x और y की वैल्यू इसलिए है कि आपके पास जब लाइन की इक्वेशन है उसमें y और x की फॉर्म में आना चाहिए। तो इस तरह ये दोनों 2 पॉइंट फॉर्म की ही उसकी 2 अलग-अलग शक्लें हैं, सही है। इसके बाद आपके पास आता है, इसको इरेज करते हैं, तो इसके बाद आपके पास आएगी सिमेट्रिक फॉर्म है एक, सिमेट्रिक फॉर्म। अब देखो सिमेट्रिक फॉर्म कौन सी है, x माइनस x1 बाय कॉज एल्फा इक्वल्स टू y माइनस y1
बाय साइन अल्फ़ा। ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ रखी है, कोई नई चीज़ नहीं अभी तक आई, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। उसके अलावा आपके पास आती है इसके अलावा आपके पास क्या आता है, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो, अब इसमें नाम से क्या चीज़ है, इसमें है कि आपके पास दो इंटरसेप्ट्स होंगे। एक हमने इंटरसेप्ट वाली पहले कौन सी पढ़ी, कौन सी वाली पढ़ी थी हमने, उसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। उसमें हमारे पास एक स्लोप थी और एक इंटरसेप्ट था और वो था वाई। इसमें हमारे पास दोनों इंटरसेप्ट होंगे, यानी एक्स इंटरसेप्ट भी होगा और वाई इंटरसेप्ट भी होगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू क्या होता है भाई, ये होता है 1। अब इसमें जो a है ये है x इंटरसेप्ट और जो b है ये है y इंटरसेप्ट, ठीक है ना। इस तरह टू इंटरसेप्ट फॉर्म होगी। फिर इसी तरह एक और हमारे पास फॉर्म आती है जो कि है नॉर्मल या परपेंडिकुलर फॉर्म। ये देख लें, परपेंडिकुलर फॉर्म इस तरह, ठीक है। अब ये ना सबसे थोड़ी सी डिफरेंट है, ये है एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू पी। अब इसमें जो नई अनोखी थोड़ी चीज़ है ना वो है पी। पी होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट या ऑफ लाइन, ठीक है ना। अब ये हम फ्रॉम ओरिजिन होगा, लेकिन ये मैं अभी आपको आगे बता भी दूंगा कि कैसे निकालते हैं। आप लोगों ने खैर ये पहले पढ़ा हुआ भी है। अब हम कुछ बातें करते हैं लाइन की इक्वेशन के, जो जनरल इक्वेशन है उसमें से कुछ चीज़ें ढूंढते हैं और उनके बारे में बात करते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। देखो, ये तो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है कि लाइन की जो लीनियर इक्वेशन है ना उसको हम इन टू वेरिएबल्स, उसको हम जनरली इस तरह लिखते हैं। ये तो पता है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये है जनरल फॉर्म। अब इसमें स्लोप जो निकालनी है ना, स्लोप वो हमेशा आपने ना जनरल इक्वेशन में ना, असल में बच्चे क्या करते होते हैं, अक्सर उनके पास इस तरह की इक्वेशन आती है, वो क्या करते हैं उसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में ले जाते हैं, एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। इधर से वो क्या करेंगे, देखो इधर से वो करेंगे बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, ठीक है। यहाँ से y आएगा माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। तो वो क्या करेंगे, स्लोप अब इससे है, ये है m इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी। ये तो ठीक हो गया, आप इस तरह निकाल लो, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हमेशा आपने स्लोप क्या करनी है, माइनस का साइन लगाया, माइनस का साइन अपनी तरफ से ज़रूर लगाना है, ये नहीं कि उधर माइनस लगा तो अपनी तरफ से नहीं लगाया। ये फार्मूले का माइनस है एक्स्ट्रा, ये लगाना ज़रूरी है, माइनस का साइन। फिर जो x का कोफिशिएंट है a, असल में यही है, लेकिन ये इसको साथ ये बताना ज़रूरी है ना कि ये है a x का कोफिशिएंट, डिवाइड कराना है v बाय ये b जो कि y का कोफिशिएंट है। तो ये क्या करना है, माइनस कोई भी लाइन है जिस तरह 4x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, तो इसमें आप क्या करोगे, इसकी स्लोप सीधी सीधी क्या आएगी, माइनस 4/3। आपने उसको उधर नहीं बनाने नहीं लग जाना, उधर ले जाओ उधर ले जाओ, इस तरह नहीं करना। आपने डायरेक्टली माइनस लगाना है, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय y का कोफिशिएंट, इस तरह आपने करना है, माइनस a बाई बी सीधा सीधा। लेकिन a बाई बी ध्यान रखना है, अगर उसने यहाँ पर चेंज किया हो bx प्लस ay अगर किया हो तो फिर a बाई बी नहीं आएगा, फिर माइनस b बाई आएगा। तो इस बात पे ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ x ऊपर आएगा, कोफिशिएंट ऑफ y नीचे आएगा। ये तो आप लोगों की होगी ना जी, इसमें हमने स्लोप की बात की। इसी तरह इस लाइन में से हम y इंटरसेप्ट अगर निकालना चाहें, y इंटरसेप्ट क्या होता है, जिस पर x की वैल्यू 0 होती है। x की वैल्यू 0 डालो, a इंटू 0 करो प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये तो सारा हो जाएगा 0, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ये सारा क्या हो जाएगा, ये हिस्सा ये 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये आएगा बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी, वाई इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी। और इसी तरह अगर x इंटरसेप्ट निकालना हो तो x इंटरसेप्ट के लिए क्या करोगे, इसको 0 डालोगे, ये इसको y को, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए आ जाएगा। इनके लिए खैर फार्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है,
इसके लिए तो आप इक्वेशन उधर आएगी भी तो आप सीधा सीधा डाल सकते हैं। वाई इंटरसेप्ट कौन सा है जिसमें x 0 है, x इंटरसेप्ट कौन सा है जिस पे y 0 है। अब इसके साथ आपके पास एक और आता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, या वही p जो मैंने p की बात की थी कि ये क्या होता है। इसका असल में ये p क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है। तो इसका फॉर्मूला निकालने का क्या है, मॉड ऑफ c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। अब असल में ये आता कैसे है, आगे अभी चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो उसके लिए फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो होता है मॉड ऑफ ax, ये आगे आएगा तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा, अभी फजूल में टाइम नहीं ज़ाया करते क्योंकि आगे भी पढ़ना ही है। तो असल में ये इसका फार्मूला है कि जो c है ना कांस्टेंट, इसका मॉड लेना है, यानी नेगेटिव में भी है तो वो पॉजिटिव में आएगा, और नीचे अंडर रूट में a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, तो ये आपके पास वो जो नॉर्मल फॉर्म में p था वो ये वाला p था, ठीक है, इस तरह आपके पास आ जाएगा। अब आपके पास एक और चीज़ें आती हैं कि पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, ठीक है, और पोजीशन ऑफ ओरिजिन एंड पॉइंट, ठीक है। अब देखो कि अगर आपके पास कोई भी लाइन है अपनी तरफ से ड्रॉ की है, इसमें आपके पास एक पॉइंट है P x1 और ये है y1, ये अलहदा से हमने पॉइंट लिया है। लाइन की इक्वेशन हमारे पास है, जनरल इक्वेशन क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें आपने चेक करना है, आप चाहते हो यार ये मेरे पास एक पॉइंट P है, मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले ये कहाँ पर है, लाइन के ऊपर है या इधर है या नीचे है। एक तो है कि या तो लाइन के बिल्कुल इधर ऊपर आ जाए, या तो इधर लाइन से अबव या लाइन से बिलो। अब हमने चेक कैसे करना है, पहले नंबर पर B का ना कोफिशिएंट यानी साइन देखो, साइन B का साइन यहाँ पर मैंने लिखा है पॉजिटिव। अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन की इक्वेशन में इस पॉइंट को डाल दूंगा, x की जगह x1 डाल दूंगा और y की जगह y1 डाल दूंगा, बाकी लाइन को वैसे का वैसे ही रहने दूंगा, ये इसके अंदर डालूंगा। अब इसका जो आंसर आए, अगर वो आंसर आए 0 तो इसका मतलब है लाइन पॉइंट जो है वो लाइन के इधर किसी ना किसी जगह यानी लाइन के ऊपर ही आ रहा है, 0 है। अगर वो पॉइंट यानी यही ax1 प्लस by1 प्लस c ये आ जाए ग्रेटर देन 0 यानी जिसका पॉजिटिव साइन है। अब b का साइन क्या था, पॉजिटिव, इसका भी साइन पॉजिटिव। अगर साइन आ जाए सेम यानी b पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव, या अगर b का साइन नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव आ जाए तो पॉइंट होता है अबव द लाइन। अबव का जब साइन सेम हो, ज़रूरी नहीं है सिर्फ पॉजिटिव हो तो तब भी, अगर b भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव आ रहा है तो साइन सेम है, इसका मतलब है अबव। लेकिन अगर b पॉजिटिव है और यहाँ पर ये इसकी बजाय नेगेटिव आ जाए यानी साइन ऑपोजिट है, या अगर b नेगेटिव है और यहाँ पर ये पॉजिटिव आ जाए तो फिर क्या पॉइंट है, बिलो। बिलो के लिए क्या है, साइन ऑपोजिट होंगे। ये बात बस आपने याद रखनी थी। अब इसी के साथ वो आपको ये भी पूछता है कि जो पॉइंट है वो और ओरिजिन किस साइड पर है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने देखना है कि ax प्लस by वही पॉइंट है, आपने डालना है इसी लाइन की इक्वेशन में ax1 by1 प्लस c। अब इसका साइन चेक करना है और c का साइन चेक करना है, c का। अब किसका साइन चेक करना है, साथ c का। अब अगर c है पॉजिटिव और ये जो है ना पॉइंट यानी जब आप इसमें पॉइंट डालते हो ये p पॉइंट और ये भी आ जाता है पॉजिटिव, यानी इसका साइन और c का साइन पॉजिटिव है तो ओरिजिन और पॉइंट, ओरिजिन एंड पॉइंट क्या है, ऑन सेम साइड। अगर c का साइन और इसका साइन सेम आ जाए, या अगर इसमें c का साइन अगर पॉजिटिव है और ये आ जाए नेगेटिव, ठीक है, यानी इनके साइंस ऑपोजिट हो जाए, या अगर c नेगेटिव हो जाए और ये पॉजिटिव आ जाए, मतलब कहने का है कि साइन ऑपोजिट हो जाए, तो ओरिजिन
एंड पॉइंट आर ऑन डिफरेंट साइड्स, डिफरेंट साइड्स। ये कब है? जब साइंस ऑपोजिट हो, साइन क्या हो? ऑपोजिट। ठीक है, अब इतने में तो कोई भी ऐसी नई चीज़ नहीं हुई ये भी हमने समझ लिया। अब हमारे पास आता है क्या चीज़, वो हमें बोलते हैं जी, क्या कहते हैं? वो हमें बोलते हैं एग्जामिनर। यार देखो कि टू आपके पास है ना, 2 या 3 स्ट्रेट लाइंस हैं, आप उसको चेक करना चाहते हो कि ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, या इंटरसेक्टिंग है, क्या है। अब देखो आपने ना बस दोनों की स्लोप चेक करनी है। कोई भी लाइन है L1 उसकी स्लोप है M1 और कोई भी लाइन है L2 उसकी स्लोप है M2। तो आप देखो करोगे क्या आपने, या इसको मैं साथ लिखता हूँ ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल्स टू 0, और इसकी इक्वेशन में लिखता हूँ ax2 प्लस by2 प्लस c इक्वल्स टू 0। आप समझ लगी? अब इसकी स्लोप किसकी आएगी? इसकी स्लोप आएगी m इक्वल्स टू माइनस a बाई बी, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, और इसकी स्लोप आएगी माइनस a, इधर आएगी a1 बाई b1, इसकी आएगी a2 बाई b2। समझ लगी? कुछ भी नहीं किया, सिर्फ स्लोप निकालना, वो पहले मैं बता चुका था। सॉरी, ये मैंने y1 के जगह क्या लिख दिया, a1 b1 b1 c1 और ये c2 है। ठीक है, इस तरह करना था बस। अब देखो ये तो हमारे पास स्लोप्स आ गई, ये है m1 और ये है m2। अब अगर आप कहते हो कि लाइंस हों पैरेलल, तो फिर स्लोप मैंने आपको पहले ही बताया था स्लोप्स होंगी इक्वल, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस a1 बाई b1 इक्वल्स टू माइनस a2 बाई b2, क्योंकि स्लोप्स इसके इक्वल है। माइनस माइनस कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल्स टू 0। इसको भी आप इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन असल में मैं खुद इस तरह याद करने के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि पेपर में इस तरह अगर आप एक एक चीज़ हर चीज़ का यूँ याद रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। पेपर में ना चीज़ें मिक्स होने लग जाती हैं, टेंशन में आ जाता है बंदा, चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। तो सीधी बात, जो मेन कॉन्सेप्ट है स्लोप्स को इक्वल करना है, स्लोप्स तो आप वहाँ पे निकाल ही लोगे जाके, तो आप बस स्लोप्स इक्वल कर लेना। तो अगर स्लोप्स इक्वल आ जाएंगे आपको समझ लग जाएगा कि पैरेलल है। इस तरह भी आप इसको लिख सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह आप लोगों को ठीक लगे। अगर परपेंडिकुलर करना है तो हमने क्या देखा, m1 इंटू m2 किसके इक्वल है, -1 के। m1 किसके इक्वल था, माइनस a1 बाई b1, इसको किसके साथ करवाया, माइनस a2 बाई b2, किसके इक्वल, -1 के। अब देखो कि ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हमारे पास क्या चीज़ बनती है, ये आता है a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल्स टू 0। यानी a1 a2 मल्टीप्लाई होंगे, b1 b2 उधर जाके माइनस के साथ मल्टीप्लाई होंगे, फिर इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो इस तरह भी लिख सकते हो या इस तरह भी लिख सकते हो। ये कब है, जब लाइन L1 परपेंडिकुलर हो L2 के। इसी के साथ आपके पास एक और आता है कि आइडेंटिकल लाइंस कब होंगी, यानी लाइन सेम कब होंगी। उसके लिए एक तो आप फार्मूला लिख सकते हो कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये भी है, असल में आइडेंटिकल और पैरेलल में एक फ़र्क होता है। अगर लाइंस है ना, यूँ एक लाइन जा रही है और यूँ जा रही है, ये है पैरेलल। लेकिन अगर एक लाइन यूँ जा रही है और दूसरी लाइन इसी के ऊपर यूँ जा रही है, तो ये है आइडेंटिकल, यानी एक ही पे आ जाते हैं। अब इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें हमेशा ये जो होगी ना L1 और L2, अगर सेम एक इक्वेशन अगर नहीं ना लिखी हुई, तो आप इसमें से कोई भी चीज़ कॉमन लोगे ना तो वो यही चीज़ बनेगी। मिसाल के तौर पर मैं देता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है ना, अगर L1 है ये, तो L2 क्या हो सकती है, वो होगी आप इसे कह लो 6x प्लस 9y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब देखो वैसे देखने में इक्वेशन डिफरेंट है, लेकिन आप इसमें इस वाली में से 3 अगर कॉमन ले लो तो ये क्या चीज़ बनेगी, 2x प्लस 3y प्लस 4। तो ये तो ऊपर वाली इक्वेशन थी,
इसका मतलब है ये और ये आइडेंटिकल लाइन हैं। इस तरह भी कर सकते हो, या अगर आपने इस तरह देखना है, ये किसके लिए? आइडेंटिकल लाइंस के लिए। जिस तरह आपने देखना है उस तरह आप देख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन इसमें ये होता है कि आप जब वो कॉमन लेंगे ना तो एग्जैक्टली वो चीज़ बननी चाहिए। अगर कांस्टेंट भी डिफरेंट आ गया तो वो गलत हो जाएगी, वो सेम नहीं फिर रहेगी। उसके अलावा एक और होता है कि आपके पास इंटरसेक्टिंग है, यानी लाइंस ना पैरेलल है, ना लाइंस परपेंडिकुलर है, ना लाइंस आइडेंटिकल है, लाइंस है इंटरसेक्टिंग, यानी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इस बात का मतलब है कि जो M1 है, M1 वो M2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब यही है ना, ऐसा ही है ना, इक्वल हो जाए फिर तो पैरेलल हो जाएगी या आइडेंटिकल हो जाएगी, और अगर वो इक्वल, वो इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए फिर तो परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो इसका मतलब है M1 M2 के इक्वल नहीं है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? -A1/B1 नॉट इक्वल टू -A2/B2। ऐसे ही है, माइनस माइनस काटो तो ये क्या आएगा? A1B2 -A2B1 नॉट इक्वल टू 0। ये भी है, आप इस तरह पढ़ना चाहो मर्जी है, जिस तरह आप लोगों को समझ आती है उस तरह आप देख लें। इसका नाम हम फिर रखते हैं फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, सही हो गया। अच्छा, ये तो कुछ थी। उसके बाद एक होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। उसके लिए फार्मूला भी है, लेकिन याद करने की वो मैं आप लोगों को खुद ही नहीं लिखवा रहा कि आप लोग फजूल में उसको याद करोगे, कंफ्यूज होगे। सीधा सीधा लाइन को सॉल्व करना, आपको इक्वेशनें तो सॉल्व करनी आती हैं ना, उस तरह इक्वेशन सॉल्व कर लेना बस। तो इक्वेशन बस सॉल्व कर लोगे तो आपके पास वो लाइन और का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो आ जाएगा। फजूल में अपने आप को खप में डालने की ज़रूरत नहीं है, फजूल में टाइम ज़ाया करोगे। असल में याद तो कर लेते हैं हम, उस टाइम पे याद हो जाता है, पेपर में भूल जाता है, पेपर में मिक्स हो जाता है कि यार ये था या ये था। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक लाइन्स को सॉल्व करो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका खुद ही आ जाएगा। इसके बाद कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी का है कि अगर हमारे पास 3 लाइंस हैं, एक है लाइन L1 जो कि है A1x + B1y + C1 = 0, L2 है A2x + B2y + C2 = 0, और L3 है A3x + B3y + C3 = 0। ठीक है ना, इनको थोड़ा सही कर देते हैं। अब देखो, हम कहते हैं कि यार ये चेक करना चाह रहे हैं क्या ये लाइंस एक पॉइंट से गुजर रही हैं या नहीं, तो उनको यानी कॉन्करेंसी चेक करना चाह रहे हैं। क्या चीज़? कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म बनाई, या आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा हुआ है, हमने फेडरल वालों ने A1 उसके साथ B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 और C3 डिटर्मिनेंट लो। अगर 0 आ गया तो क्या होगा? लाइंस होगी कॉन्करेंट, अगर नहीं आया तो लाइंस कॉन्करेंट नहीं है। और कभी कभी वो पूछता है पॉइंट अगर कॉन्करेंट है तो इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बताओ। तो पता है क्या करना है, 2 इक्वेशंस को तो हमें सॉल्व करना पता है, एक मतलब उसके इनके आप कोफिशिएंट सेम कर लो तो आप निकाल सकते हो x और y की वैल्यूज़। लेकिन अगर इनमें अब यहाँ पर आ जाती हैं 3, तो आप क्या करोगे, एक में से 2 को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो। मिसाल के तौर पर मैंने इन 2 को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाली है, तो मैं इस x की वैल्यू को इसमें डाल के y की वैल्यू निकालूंगा। ऐसा नहीं है x की वैल्यू को इसी में डाल दो, उसमें भी डाल सकते हो, लेकिन उसमें से फिर वो कॉन्करेंसी वाला पॉइंट ज़रूरी नहीं आए, वो दूसरा पॉइंट भी कोई आ सकता है। तो आपने कॉन्करेंसी का चेक करना है, तो 2 को सॉल्व करके एक x निकालो, x को फिर इसमें डालो तो y निकालो, या 2 को सॉल्व करके y निकालो तो उसमें डाल के तीसरी में डाल के x निकालना है। शर्त ये है, बस करना क्या है कि निकाल के तीसरी से y या x निकालना है, दूसरा वेरिएबल तीसरी इक्वेशन से निकालना है, उन्हीं से नहीं निकालते रहना, फिर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी आएगा।
उसके अलावा आपके पास आता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। यही बात मैं पहले आप लोगों को वो बताने लगा था जो P के बारे में मैं कह रहा था कि ये कैसे आता है। असल में कोई भी पॉइंट है ना, अगर P x1 y1, ये देखो P है पॉइंट x1 y1 और एक लाइन है आपके पास a x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। आप कहते हो यार इस लाइन का ना, अगर ये लाइन है, इधर हम कहते हैं ये लाइन है और ये पॉइंट है, इनका डिस्टेंस निकालना है, पर आता है डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सही है। वो कहते हैं, हम कहते हैं कि हमने इन दोनों के दरमियान ये पॉइंट P है और ये लाइन L1 है, इसे हम L1 कह देते हैं। तो कहते हैं हमने इनके दरमियान डिस्टेंस निकालना है। तो आप पता क्या करेंगे, डिस्टेंस आएगा मॉड ऑफ A, ये पूरी इक्वेशन वैसे की वैसी लिखनी है, A लेकिन x की जगह x1 प्लस वैसे ही B लेकिन y की जगह y1 प्लस C वैसे ही डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। ये असल में फॉर्मूला है किसी भी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस निकालने का। लेकिन जो मैंने आपको P का बताया था, P में था सिर्फ मॉड ऑफ C डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। अब वो ये क्यों था, क्योंकि उसमें अगर आप लोगों को याद हो तो दिमाग अगर खोल के बैठे हैं तो मैंने उस टाइम आप लोगों को बताया था कि वो जो P है वो है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन के x और x1 क्या होता है 0 और y1 क्या होता है 0। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। जब इधर 0 मल्टीप्लाई होगा ये सारा 0, इधर मल्टीप्लाई हुआ 0, तो पीछे बचता है c। इसलिए यही फॉर्मूला इसमें रिड्यूस हो जाता है जब आप उस x1 और इस y1 को ओरिजिन से लेते हो, यानी 0 ले लेते हो। इस तरह आपके पास ये आता है। ये है फॉर्मूला उसका, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक है, इसे लिख देता हूँ यहाँ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। ठीक हो गया। इसके अलावा फिर आपके पास कभी कभी एक और आता है, इसको हम इरेज करते हैं। वो कभी आता है कि कहते हैं ये लाइन है एक और ये लाइन है दूसरी, L1 L2 ये पैरेलल है, ठीक है। अब वो कहता है कि L1 है आपके पास, क्या चीज़ है L1, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। L2 होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी प्राइम इक्वल्स टू 0। अच्छा, एक और मैं आप लोगों को फ़र्क बता दूं, अगर आप देखना चाह रहे हैं ना कि पैरेलल और आइडेंटिकल में फ़र्क निकालना चाह रहे हैं, पैरेलल में ये वाला फैक्टर सेम होगा, ये वाला फैक्टर पैरेलल के लिए, लेकिन पैरेलल में हमेशा ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं डिफरेंट होंगे। अगर आइडेंटिकल है तो उसमें ये भी फिर सेम हो जाते हैं। ये चीज़ बस ध्यान रखनी है। अच्छा चलो, हम बात कर रहे थे कि दो पैरेलल लाइन्स हैं L1 L2 जिनकी इक्वेशंस ये हैं। हमने पहले तो निकाला सीखा कि डिस्टेंस पॉइंट का लाइन से कैसे लेना है। अब इन दो के दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालना है, क्या करोगे आप लोग? इसके लिए फॉर्मूला पता है क्या है? इसके लिए आपने करना है मॉड ऑफ c माइनस सी प्राइम डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। ठीक है, क्या करना है? सिर्फ c में से c प्राइम को माइनस करना है और मॉड लेना है। मॉड लेना ज़रूरी है। अब इससे जब मॉड का साइन आ गया ना तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि c प्राइम पहले लिखो या c पहले लिखो, क्योंकि माइनस भी आएगा तो वो उसको पॉजिटिव ही कर देगा। यानी अगर 3 माइनस 2 है वो आता है 1, 2 माइनस 3 करो तो ये आता है -1, लेकिन मॉड ऑफ 1 भी 1 है, मॉड ऑफ -1 भी 1 है। तो मॉड जब आ जाए फिर फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपनी मर्ज़ी से बिला झिझक, बिला किसी तकल्लुफ़ के आपने c माइनस सी प्राइम माइनस कर देना है। मर्ज़ी से जो मर्ज़ी पहले लो वो डालो और इसमें चेक करो तो ये आपके पास डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस आएगा। ये है d और ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अच्छा, एक और इसमें ना क्वेश्चन आता है, ये जो है ना, ये कुछ चीज़ें हमने फेडरल में वैसे आम तौर पे नहीं पढ़ी। अब इसमें ना इसी चीज़ को मैं यहाँ पर रखता हूँ, ये इसी तरह दो लाइंस हैं, इसको भी रेज करते हैं। देखो अब यहाँ पर गौर करना, ये चीज़ थोड़ी है ऐसी कि क्वेश्चन आ जाता तो बच्चा कहते ये कहाँ से आ गया, लेकिन होता बड़ा आसान है।
अब यही लाइंस है L1, इसके इक्वेशन ये है, L2 इसकी भी इक्वेशन ये है। अब वो कहता है कि दो पैरेलल लाइंस हैं, उनके मिड में यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में एक और लाइन जा रही है अगर, तो इस लाइन की इक्वेशन निकालो। अब क्या करोगे, अब देखो हमने सिर्फ और सिर्फ जो, क्योंकि हमें पता है पैरेलल लाइंस के सेम ही होंगे ये वाले फैक्टर, सिर्फ इनके कांस्टेंट्स में डिफरेंस आना है। तो हमने क्या करना है, कांस्टेंट्स के ना C और C प्राइम इनका एवरेज ले लो, इसे मैं कह देता हूँ C डबल प्राइम आ गया मिसाल के तौर पर, ठीक है, कुछ भी आ गया, C डबल प्राइम आ गया, सारी इक्वेशन वही लिखो। तो इस L3 की इक्वेशन क्या आएगी, L3 ये आएगी AX प्लस BY प्लस C डबल प्राइम इक्वल्स टू 0। बस आपने इसका और इसके कांस्टेंट का एवरेज लेना है, C डबल प्राइम आ जाएगा, और फिर आपने उसमें ये इक्वेशन के अंदर, क्योंकि ये वाला तो हमें पता है कांस्टेंट है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, क्योंकि पैरेलल हैं तो इनके ये वाले फैक्टर्स सेम होंगे। तो आपने सिर्फ इनके कांस्टेंट्स का एवरेज लेना है और इक्वल टू 0 इसके साथ लगा के इक्वल टू 0 करो। तो ये क्या आएगी, ये आएगी लाइन ऑन द मिडवे, या लाइंग इन ऑन द मिडवे कह सकते हैं, लाइन ऑन द मिडवे बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अच्छा ये बात ध्यान रखनी है, ये सिर्फ पैरेलल लाइंस के लिए होता है, क्वेश्चन भी खैर वो सिर्फ पैरेलल लाइन के लिए देता है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ कि अगर पैरेलल लाइंस ना हो तो फिर ये वाला नहीं काम चल सकता, फिर आप इस तरह कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो लाइन कभी ना कभी जाके इंटरसेक्ट कर देंगी, तो आप फिर C और C प्राइम का इस तरह कर ही नहीं सकोगे, तो वो फिर छोड़ा चेंज उसकी, तो ये भी फैक्टर सेम नहीं होंगे। तो ये होगा सिर्फ पैरेलल लाइंस के लिए, लेकिन क्वेश्चन भी सिर्फ पैरेलल लाइन के ही आते हैं, इसलिए हमने ये तो पढ़ लिया ना। अच्छा इसके बाद आपके पास एक और चीज़ आती है, देखो जी क्या बात हम कर रहे हैं, अब आता है एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, ठीक है ना, कि अगर A 3 पॉइंट हैं, A है x1 और y1, फिर B है x2 और y2, फिर C है x3 और y3, ठीक है। वो कहते हैं कि ये जो 3 हैं ये किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, ये भी सही हो गया। तो हमने अगर 3 पॉइंट्स यानी किसी ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस अगर हमें दिए जाएं तो हम उससे कैसे निकाल सकते हैं एरिया उसका। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ, फेडरल में भी ये था, एरिया क्या आता है हाफ और आगे डिटर्मिनेंट किस चीज़ का, x1 y1 1, x2 y2 1, और इसका क्वेश्चन आया था मेरा NET 2 में आया था, ध्यान रखना इस चैप्टर से। NET 1 में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, NET 2 में भी क्वेश्चन आए थे, NET 3 में भी आए थे, हर दफ़ा इसमें से क्वेश्चन आता है, ध्यान से इस चैप्टर को करके जाना। और x3 y3 और 1 से, ये वाला तो इसलिए कह रहा हूँ सेम टू सेम इस तरह का क्वेश्चन मेरे पास आया था, 3 वर्टिसेस उसने दिए थे, उसने कहा था कि एरिया निकाल दो। होता आसान है लेकिन पढ़ के ज़रूर जाना, बस इतना मैं कह रहा हूँ, सही है। और एक और बात, अगर ये 0 आ जाए, डिटर्मिनेंट यानी 0 आ जाए, अगर ये आ जाए 0 के इक्वल, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि पॉइंट्स कोलिनियर है। अब किस वजह से, अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं यानी एरिया अगर 0 आ गया तो एरिया 0 सिर्फ तब आ सकता है कि लाइन हो कोई, तो है ना, लाइन का एरिया 0 ही होता है। तो इसका मतलब है कि वो तीनों क्या चीज़ हैं, इफ़ एरिया इज़ 0, तो इससे हमें क्या चीज़ इम्प्लीकेशन क्या मिलता है हमें रिजल्ट, कि A B एंड C आर कोलिनियर, सही है। अच्छा ये एरिया की जगह A की जगह डेल्टा लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमने A यूज़ किया ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, सही है। एरिया का मतलब है, ये डेल्टा का मतलब है एरिया, सही है। चलो जी ये भी हो गया। इसके अलावा एक और है, फार्मूला है, खैर ये फार्मूला बस याद कर लो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। इसमें से मेरा तो क्वेश्चन अभी तक NET में कोई नहीं आया, ना मेरा उसमें आया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का किसी भी, क्योंकि मैंने ECAT दिया, प्यास दिया और NET दिए, इनमें से तीनों में किसी में भी मेरा ट्रेपीजियम का क्वेश्चन नहीं आया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का।
अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो होता है, ट्रेपीजियम जो होता है ना, पहली बात तो ये इक्वेशन ये क्वाड्रिलेटरल होता है, दो साइड इसकी पैरेलल होती हैं लेकिन इक्वल नहीं होती, कुछ इस तरह का होता है, सही है। अब देखो इसमें ना ये और ये साइड पैरेलल होती हैं, दो साइड्स पैरेलल होती हैं, दो साइड्स पैरेलल नहीं होती। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या है, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है 1/2, ये क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स। असल में सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब है कि इनकी लेंथ का सम करना है, ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और साथ आपने इसको मल्टीप्लाई एक और चीज़ से करवाना है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। अब देखो यहाँ पर गौर करो थोड़ा, तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर अगर इस साइड का लेंथ है 10, इसकी है 3, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं ये है 7, अगर मिसाल के तौर पर अपनी मर्ज़ी से लिए। अच्छा एक और बात बताऊं, कई जगह पर आपको ये भी फार्मूले में लिखा नज़र आ सकता है, इसकी जगह वो लिख दे हाइट, तो ये हाइट ही होती है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस को, साइड्स को हाइट भी कहा जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, सही है। तो इसका अगर मैंने अपनी मर्ज़ी से लिए हैं वैल्यूज़, तो इसका एरिया किस तरह निकलेगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 × 3 10 + 3 सॉरी 13 इंटू हाइट क्या है 7। अब आप कैसे निकालोगे, 13 7 क्या होता है 7 10 70 91 आ जाएगा आपके पास, और 91/2 आ जाएगा आपके पास इस तरह। अगर आपने इसको पॉइंट्स में लेके जाना है तो ये आपके पास क्या चीज़ आ सकती है इसकी 45.5 आपके पास ये एरिया आ गया इसका, सही है। इस तरह आप कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो है वो है एंगल बिटवीन लाइंस, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एनईटी में, असल में मेरा भी आया था, और ये आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और ये आप लोगों ने फेडरल में वैसे भी पढ़ रखा है, क्या चीज़ एंगल बिटवीन लाइंस। अगर वो एंगल का फॉर्मूला क्या है, अगर लाइन है L1 उसकी स्लोप है M1, लाइन है L2 उसकी स्लोप है M2, तो tan थीटा इक्वल्स टू M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 M2, सही है। अब देखो ये तो हमने क्या चीज़, ये फॉर्मूला आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, सही है, tan थीटा इक्वल्स टू M2 माइनस M1। तो अब इसमें क्या करना है, ये तो आप लोगों ने पहले फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि कभी कभी वो कहते हैं एक्यूट एंगल सिर्फ निकालो, तो एक्यूट एंगल के लिए आपने ना इसको मॉड में लिख लेना बस, यानी अगर ऊपर नेगेटिव भी आ रहा है ना तो आपने उसको पॉजिटिव ही रख देना, इसलिए एक्यूट आ जाएगा। क्योंकि अगर नेगेटिव आ जाए ना तो इसको फिर आपने चेंज करना पड़ता है, 180 माइनस वो करना पड़ता है, 180 माइनस tan थीटा करना पड़ता है, तो उससे वो एक्यूट से ऑब्ट्यूज हो जाता है, वो एक्यूट नहीं रहता। एक्यूट होता है 90 से लेस, ऑब्ट्यूज होता है 90 से बड़ा। तो अगर वो कहता है कि एंगल निकालो लेकिन एक्यूट एंगल निकालना है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन, तो मॉड के लिए क्या आएगा एक्यूट एंगल, और एक्यूट एंगल के लिए मॉड लगाना पड़ता है। और अगर एक्यूट एंगल नहीं वैसे बस पूछा है तो वो M2 माइनस M1 ओवर 1 प्लस M1 M2 ये आता है, सही है। इस तरह आपने ये फार्मूला याद रखना है, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ भी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा एक और बात बताऊं, मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर के अंदर पीछे कौन से सेंटर पढ़ गए हैं, सेंट्रॉइड और इन सेंटर। मैंने आपको कहा था इस चैप्टर में हम 4 पढ़ेंगे, बाकी 2 कौन से हैं बाकी 2 हैं आपके पास, एक है ऑर्थो सेंटर और एक है सर्कम सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, कॉन्करेंसी ऑफ किसकी कॉन्करेंसी, आल्टीट्यूड्स की, ठीक है ना, आल्टीट्यूड्स, कॉन्करेंसी ऑफ आल्टीट्यूड, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ आल्टीट्यूड। मैं पॉइंट ऑफ नहीं लिख रहा, बस खुद समझ जाना। और सर्कम सेंटर क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का,
कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, सही है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये आप लोगों को ये याद रखना है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर का, कि ये चारों जो 500 सेंटर है ना, ये आपने याद रखना है कि किसका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है, क्योंकि ये अक्सर पेपर में आ जाता होता है। उसके बाद आपके पास, और इसका भी यही थ्योरम है कि ऑर्थो सेंटर जो है ये भी मीडियंस ऑल्टीट्यूड जो है ट्रायंगल के हमेशा कॉन्क्रेट होते हैं, और जो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो भी कॉन्क्रेट होते हैं। जाहिर सी बात है यार, अगर हमने पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी की बात लिखी है, ऑर्थो सेंटर नाम ही तब दिए जब कॉन्करेंट होंगे, अगर कॉन्करेंट ही नहीं है तो नाम क्यों देंगे, हम पागल थोड़ी हैं। तो बस आपने ये बात याद रखनी है कि ऑल्टीट्यूड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर और मीडियन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। इसके बाद आपके पास आता है फैमिली ऑफ लाइंस। फैमिली ऑफ लाइंस के अंदर आपने बस, फैमिली ऑफ लाइन के अंदर कुछ भी ख़ास नहीं है कि ना इससे मेरा कोई क्वेश्चन भी नहीं अभी तक खैर आया फैमिली ऑफ लाइन से। L1 है AX, A1X A1X कह लें, हाँ A1X कह लेते हैं, B1Y प्लस C1 इक्वल्स टू 0, और L2 है A2X प्लस B2Y प्लस C2 इक्वल्स टू 0, ये मैं वो बोलता है। तो हम क्या करेंगे, फैमिली ऑफ लाइन क्या होगी, L1 प्लस लैम्डा L2, ये तो ये अगर फिर जो इक्वेशन आएगी ना, यानी A1X प्लस B1Y प्लस C1 प्लस लैम्डा इंटू A2X प्लस B2Y प्लस C2 इक्वल्स टू 0। और ये तो आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, मुझे उम्मीद है इसमें कोई आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये जो इस तरह की इक्वेशन फिर आती है उसे हम कहते हैं फैमिली ऑफ लाइंस, सही है ना। वो इक्वेशन क्या होती है, फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन होती है। बस इसमें कुछ नहीं है, और ना मेरा इससे कोई क्वेश्चन खैर आया भी था अभी तक, इससे ऐसा कोई मुश्किल काम शाम भी नहीं है। इसके अलावा जो आपके पास आएगा, हम देखते हैं मेन, अभी इसमें से अभी जो करवाने लगा हूँ ना, अभी अच्छा पहले एक बात कर लेते हैं और होमोजीनियस की। होमोजीनियस इक्वेशन यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो होती है, होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती है। अब ये कहेंगे कि जिसमें पावर सेम होती है, यानी से अगर होमोजीनियस इक्वेशन डिग्री 2 में है तो हर वेरिएबल्स के जो है हर टर्म की डिग्री 2 होगी, वो तो बात सही है, लेकिन आप चेक कैसे करोगे होमोजीनियस है या नहीं। मिसाल के तौर पर आपके पास है, एक है f ऑफ x और y, कोई भी चीज़ है, वो फंक्शन आपके पास लिखा हो सकता है x y की फॉर्म में। आप उसमें जिधर जिधर x है उधर उधर के, यानी f ऑफ kx और ky चेक करो आप उसमें, तो क्या होगा, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ kx डालो, जहाँ जहाँ y है वहाँ ky डालो। अगर वो आपको कुछ इस तरह की शक्ल दिखाई दे, अगर वो ऐसी शक्ल नज़र आ जाए तो इसका मतलब है कि वो होमोजीनियस है। यानी ऐसी शक्ल का क्या मतलब है, जिधर जिधर x था वहाँ के डाला हमने, यानी मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ, यही ले लेते हैं, ax स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। ये असल में क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन इन डिग्री 2, सही है ना, सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स में। अब इसमें हमने चेक कैसे करना है, a में जहाँ जहाँ x है वहाँ kx डालो, 2h इधर kx आ जाएगा, और y की जगह ky डालो, और साथ इधर भी ky का स्क्वायर आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या, सॉल्व करते हैं, देखना ज़रा गौर से। ये आ जाएगा k स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस 2, अब इसमें भी k स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो अंदर आ जाएगा 2hxy प्लस इसमें भी k स्क्वायर अगर आप निकाल लो ये बाहर, ये थोड़ा इनका हो गया। अब देखो by स्क्वायर अब इक्वल्स टू 0 है। ये भी इन सब के अंदर गौर अगर किया हो तो हम k स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, और बाकी पीछे क्या बचता है, ax स्क्वायर 2hxy प्लस, यार इनका मसला हो गया, by स्क्वायर, मतलब बाकी इक्वेशन वही है जो यहाँ पर लिखी थी। तो इसमें देखा हमने इसको k स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, k स्क्वायर इंटू एफ ऑफ x,
या एफ ऑफ एक्स वाई, क्योंकि देखो हमने यहाँ पर अगर इसका नाम रखा है एफ ऑफ एक्स वाई तो यही चीज़ दोबारा नीचे बनी है लेकिन साथ के स्क्वायर एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री 2 की। जो भी k की पावर n आती है वो होती है डिग्री ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 2 आया तो इसका मतलब है ये सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। ये तो आगे होगी समझ, उम्मीद है आप लोगों को। अच्छा यार एक और बात करते हैं इसमें, अब जो है ना एंगल्स वाला, इसमें से भी क्वेश्चन आता है और इसमें से तो अक्सर आता है क्वेश्चन, ये बात थोड़ा याद रखनी है। देखो कैसे, अगर आपके पास है ना एंगल बिटवीन दो लाइंस हैं, यानी पेयर ऑफ लाइंस, हम अगर ये जो होता है ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वेयर इक्वल टू 0, ये जो लाइन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? पेयर ऑफ लाइंस को। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है और ये अभी पहले मैंने बोला भी था कि पेयर ऑफ लाइन के लिए रिप्रेजेंट करती है ये इक्वेशन, होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। अब इसमें क्या होगा, इसके लिए अब पेयर ऑफ लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस की इकट्ठी इक्वेशन है, सही है ना। अब हमें नहीं पता कि उन लाइन के अलग-अलग इक्वेशन क्या है, हम क्या करेंगे, लेकिन हमें उनका एंगल चाहिए। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखते हैं tan थीटा इक्वल्स टू किसके इक्वल, 2√h स्क्वेयर माइनस AB ओवर A प्लस B। और ये आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, ये सेकेंड ईयर में जो फेडरल की बुक थी KPK की, उसमें चैप्टर नंबर 7 था, ये आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, इसमें कोई नई बात नहीं है, समझ आनी चाहिए आप लोगों को ये जो मैंने लिखा है। अब देखो ये तो फॉर्मूला आपने पहले पढ़ रखा है ना। अब इसमें अगर आ जाए ऊपर 0 यानी h स्क्वेयर माइनस AB किसके इक्वल हो जाए, 0 के अगर इक्वल हो जाए, h स्क्वेयर माइनस AB ये सारा 0 के इक्वल आ जाए, तो देखो 0 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 0 तो ऊपर बच जाएगा 0, नीचे भले A प्लस B करी जाओ, ऊपर आ गया 0। जब ऊपर 0 आ गया तो tan 0 किस पे देता है, सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री पे, सही है। ये मैंने लिखा। तो यानी अगर h स्क्वेयर माइनस AB 0 आ गया तो लाइंस क्या होंगी, लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि थीटा 0 है इनमें। इसी के बजाय आपके पास अगर आ जाए A प्लस B 0 के इक्वल आ जाए, ठीक है, यानी A प्लस B 0 के इक्वल आ जाए। अब अगर इसी को मैं यूँ रेस करके लिख देता हूँ, ऊपर जो मर्जी बने, ऊपर हमें कोई गर्ज नहीं है, h स्क्वायर माइनस AB रहने दो, नीचे 0 आ गया। अब किसी भी कांस्टेंट को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आ जाता है इनफाइनाइट। अब tan इन्फिनिटी किस पे देता है, 90 डिग्री पे, तो यहाँ पे थीटा क्या बन जाता है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब है व्हेन A प्लस B 0 तो क्या होता है, लाइंस आर परपेंडिकुलर, सही है। ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। और इसी से हम ये भी बता सकते हैं कि लाइंस जो होंगी वो 2 होंगी, एक ही होगी या इमेजिनरी होंगी, जिस तरह वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। इधर मैं अलहदा से लिखता हूँ, देखो यहाँ पर देखो, अगर h स्क्वेयर बड़ा आ जाए AB से, यानी h स्क्वेयर ग्रेटर देन AB अगर आ जाए तो इसका मतलब है ये 0 नहीं होगा, और क्योंकि स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस में वैल्यूज़ आएंगी, है ना। जब प्लस माइनस में वैल्यूज़ आएंगी तो आपके पास 2 इक्वेशंस आएंगी, यानी तो 2 एंगल्स आएंगे। तो इसका मतलब है कि लाइंस क्या होंगी, रियल और क्या होंगी, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट यानी सेपरेट, क्योंकि देखो ना जब हम h स्क्वेयर लेंगे, h स्क्वेयर अगर AB से बड़ा आ जाए तो h स्क्वेयर माइनस AB पॉजिटिव होगा कुछ भी, तो प्लस माइनस आएंगे आंसर, क्योंकि स्क्वेयर रूट है। जब स्क्वेयर रूट में प्लस माइनस है तो 2 एंगल्स आएंगे। 2 एंगल्स किस सूरत में हो सकते हैं कि 2 लाइंस हो। तो इस लिहाज से जब h स्क्वेयर ग्रेटर देन AB आ जाए तो इसका मतलब है रियल और डिस्टिंक्ट लाइन्स हैं। इसी के साथ अगर आ जाए h स्क्वेयर इक्वल्स टू AB, तो ये तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि h स्क्वेयर इक्वल टू अगर AB आ जाए,
या इसका मतलब ये है ना एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, तो लाइंस क्या हो जाती हैं पैरेलल, क्योंकि एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आ जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा, 0 बनेगा, tan इनवर्स 0 0 आ जाएगा, थीटा 0 है तो लाइन आइडेंटिकल ही हो जाती है, यानी पैरेलल हो जाएगी या बिल्कुल उसके ऊपर आ जाएगी, है ना। अब अगर ऊपर आ जाएगी तो इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है, एक ही लाइंस क्या होंगी, रियल एंड कोइंसिडेंट, जो एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं बिल्कुल, उन्हें हम कहते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है ना। अब इसी के साथ लास्ट है कि अगर एच स्क्वेयर, यहाँ लिख देता हूँ, एच स्क्वेयर लेस देन ए बी आ जाए, अब देखो एच स्क्वेयर लेस देन ए बी आ गया, अब इसमें देखो एच स्क्वेयर ए बी से छोटा आ गया तो अंदर आ जाएगा स्क्वेयर रूट में नेगेटिव, स्क्वेयर रूट में नेगेटिव आने का मतलब है एंगल वो हो जाएगा इमेजिनरी। अब जब एंगल ही इमेजिनरी है यानी रियल है ही नहीं, तो लाइंस भी फिर रियल नहीं है, लाइंस भी क्या है, लाइंस आर इमेजिनरी। समझ लगी या नहीं बात की, बस इस तरह का था कुछ हमारे पास ये चैप्टर। अच्छा, इसके ये तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। कोई भी चीज़ आप लोगों को इस चैप्टर में अगर मुश्किल लगती है तो आप वो पूछ सकते हैं, कोई भी बात समझ नहीं आई, कोई भी क्वेश्चन है आपका, आप पूछें, कोशिश करेंगे आपको फौरी जवाब दें। ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 सेकेंड ईयर मैथ्स का एनालिटिकल ज्योमेट्री ख़त्म होता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।